हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन से सार संग्रह बुक से भारतीय संविधान के पार्ट 3 की। दोस्तों, ये बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का सार संग्रह, जिसमें वनडे एग्ज़ाम के लिए 20,000 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। दोस्तों, आज हम इस बुक के माध्यम से भारतीय संविधान का अपना लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, जहाँ पर भारतीय संविधान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहाँ आपको ये बुक अवश्य पढ़कर जानी चाहिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। संविधान सभा के 17वां साल की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो देखिए, अनुच्छेद है 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? सही आंसर है 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देगा लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो देखिए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करता है 12 सदस्यों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है बीबी गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया था? तो देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो ये हैं आपके 13 सदस्य। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इससे तात्पर्य है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रिया विधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ये देखिए, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे तब। न्याय की पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है। तो देखिए, क्या अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए इन्होंने इसका बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार की वर्तमान में संख्या क्या है? तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो देखिए, यहाँ पर खुला मतदान होता है। किस सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राइट आंसर है राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नवी अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो देखिए, वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। इसके बाद फिर एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे आप महान्यायवादी कहते हैं हिंदी में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को।
संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो ये दिया है प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? तो यह है संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो देखिए, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद धारण करता है। तो देखिए, 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है? तो ये उस राज्य की विधान सभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा होता है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा इनको। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? तो इसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त है क्या है? तो देखिए, 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा इनको। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यह है 11। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 88। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति PN भगवती ने। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो आंसर है 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो ये वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग।
संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? सही आंसर है 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, राष्ट्रपति को है ये, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का कारण क्या था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? आंसर है वित्त विधेयक। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पादेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय है। ठीक है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। 20वां विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये थे AP शाह। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 317। परिसीमन आयोग 2002 का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 2002 को। चौथा परिसीमन आयोग गठन वर्ष क्या है? तो चौथे परिसीमन आयोग का गठन वर्ष है 2002। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खरे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में अंतर्वृष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है? तो ये बतलाया गया है अनुच्छेद 345 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये तीलियों की संख्या है 24। धर्म चक्र के दाएं में किसकी आकृति है? तो याद रखिएगा, दाएं में बैल यानी कि सांड की आकृति है। धर्म चक्र के बाएं में किसकी आकृति है? तो बाएं में घोड़े की आकृति है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक होता है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगता है, यानी कि 65 सेकंड। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो देखिए, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है जनगण मनगढ़ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? तो ये होता है वंदे मातरम से। ठीक है। प्रारंभ होता है जनगण मनगढ़ से अधिवेशन और समाप्त होता है यानी कि समापन होता है वंदे मातरम से। राष्ट्रीय पंचांग को सरकार के प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 22 मार्च 1957 को। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? तो यह है चैत्र। ठीक है, यानी कि अप्रैल। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना है फागुन, यानी कि मार्च। सामान्य वर्ष में यह कब शुरू होता है? तो सामान्य वर्ष में ये 21 मार्च को शुरू होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? आंसर है डॉल्फिन को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था।
भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो देखिए विरासत पशु की बात करें तो ये है हाथी। कौन है? हाथी। लोक लेखा समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति को। सरकारी उपक्रम की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने? 22। सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदनों और लेखकों की और उन पर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये करती है सरकारी उपक्रम समिति। कौन सी? सरकारी उपक्रम समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15 सदस्य। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ग्रंथालय समिति में सदस्य होते हैं 9। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी बालकृष्णन। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। कितने? 1 वर्ष के लिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये है केवल राष्ट्रपति को। लोकसभा तथा राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552 और राज्यसभा की 250। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो ये थी 14वीं लोकसभा का चुनाव। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? सही आंसर है 1936 में। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विस्तार से बताता है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से, किससे? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बतलाते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किए प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश को है ये। निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान प्रदान करता है। भारत में सन 1975 से लेकर 77 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये हुई थी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो यह है प्रत्येक नागरिक का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो यह है 50 सदस्यों की सहमति। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। ठीक है, लीगल राइट है ये। ठीक है, विधिक अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों एवं महिलाओं को। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में है ये।
भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? तो ये रहा 13 दिन। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो केवल संसद करती है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो यह है संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो ये की गई 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी 1975 में। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक हो सकती है 14 वर्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सदस्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आपका अनुच्छेद 148। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो यह है भारत के निर्वाचन आयोग को। किसको? भारत के निर्वाचन आयोग को। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? आंसर है कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? राइट आंसर भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 352 में किसका प्रावधान है? तो यहाँ पर वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो ये सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या कहाँ करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं, तो देखिए इसके अंदर संसद के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, तो देखिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा ये होता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? तो संविधान में नवीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करता है इनको, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राइट आंसर राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये था 61वां संविधान संशोधन और सन था 1989 का। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वेश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पादेन कुलपति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये पार्टी थी लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत का मंत्रिमंडल का सचिव। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो देखिए ये थे आपके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। फर्स्ट ग्राम सभा, सेकंड पंचायत समिति और थर्ड जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो इनकी वरीयता देखो सही दी है पहले से ही, 1 2 3। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिकता दर्जा देने से संबंधित है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। किसके पास है ये अधिकार? संसद के पास है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? सही आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? राइट आंसर है संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो यह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो देखिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। भारतीय संविधान तत्सर्दा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय में। पॉकेट वीटो के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना अस्वीकार करता है और ना उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो याद रखिएगा उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो ये कहा था टी कृष्णाचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43। बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? आंसर है उपराष्ट्रपति। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यह है संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद का कोई भी सदन। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? तो ये की जाती है कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो ये होती है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरना हमने उसके पद का गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है?
तो सही आंसर है अनुच्छेद 280। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से की जाती है ये, ठीक है। लोकहित याचिका का अर्थ क्या है? तो देखिए, जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो देखिए, इसमें संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह है जम्मू कश्मीर। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1953 के बाद। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? सही आंसर है 50। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिन पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? तो ये होती है धन्यवाद प्रस्ताव पर। सदन में आगे के स्थान किसके लिए आरक्षित होते हैं? तो मंत्रियों, संसदीय सचिव तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए। पीछे बैठने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो उनको बैंक बेंचर कहते हैं। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हों बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बुलेटिन। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं काकस। क्या कहते हैं? काकस। कौन से नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं? तो ये नियम है 193। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहे जाते हैं? तो उनको बोलते हैं दबाव समूह। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पंगु सत्र। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है सचेतक की। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था कालेलकर की अध्यक्षता में। स्वतंत्र कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। क्या नाम था उनका? JB कृपलानी। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? सही आंसर है 6। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो ये की CN अन्नादुरई ने। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? आंसर है म्यांमार का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो यह है स्पेनिश। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह है 25 ईयर। भाषाओं में कौन सी भाषा चित्रक्षरों का उपयोग करती है? तो ये करती है जापानी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह है 65 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए डॉक्टर नसीम जैदी। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको करंट अफेयर से ही कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये समय समय पे चेंज होते रहते हैं। 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक है। तो ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 2005 में। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मनाते हैं 26 नवंबर को। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर किया जाता है, तो यह है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियों के साथ निहित है, तो यह है संसद। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, यह बना जनवरी 1972 में। प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है नरेंद्र मोदी जी। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार की गई, तो यह सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार की गई। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इस यामिनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है तवाक्कुल करमान। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह है 25 वर्ष या फिर लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख है, तो यह है शिक्षा का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी, तो इनका नाम है पार्क ग्यून हे। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो इसको उपराज्यपाल कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक तंत्र है, तो यह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसको। भारतीय संविधान में के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्तावक को मंजूरी दी। कौन सा 4E का हिस्सा नहीं है, तो देखिए सभी को सस्ते बिजली के उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये सम्मिलित नहीं है। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया था, तो ये रांची में फहराया गया था। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति तो सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, तो देखिए विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है इसके अंदर। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की संख्या कुल कितनी थी, तो ये थी 100। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो यह है भारतीय संविधान को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हों तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, तो यह आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। बेनजीर भुट्टो कौन थी, तो यह पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, समय है 1951 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए, तो ग्रीष्म सत्र ये विषम है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर है उच्च सदन। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये होते हैं CSIR के। सॉरी दोस्तों। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के दोनों सदन।
नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो देखिए, जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो यह है एक आदमी एक वोट। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देश की रक्षा का अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? तो यह है 25 साल। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। अफ्रीका की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहां से हैं? तो यह है लाइबेरिया से। किस देश ने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? तो यह है ब्रिटेन देश। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव मिला, तो इनका नाम है न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। पोलियार्थी शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते थे। इसके अंतर्गत श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री मावो भंडारनायके। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। लोकसभा की सीटें 1973 में 525 से बढ़ाकर की गई, तो ये की गई 545। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 44। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यह है पंचायत चुनाव के लिए। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधी प्रावधान है? तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की है। तो उनका नाम है उपमन्यु हजारिका। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो उनका नाम है ज्ञानी झील सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12 और लोकसभा में 2। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो ये दी गई है पहली अनुसूची में। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 21। कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो उनका नाम है ज्योति बसु। भारत में कौन सा दिन संविधान के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो लोकसभा के सदस्यता का धारक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो ठीक है, अनुच्छेद 29। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1950 में। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो यह है संसदीय लोकतंत्र। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटें दूसरे स्थान पर हैं? तो यह है महाराष्ट्र और पहले पर है उत्तर प्रदेश। भारत देश के प्रमुख हैं? तो भारत देश के प्रमुख हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो उसको बजट कहते हैं। प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सीईसी का अर्थ है? तो इसका अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? तो इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में ये कार्य करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो देखिए, अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक आवृत किए
सच नहीं है ये। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2009 से 2014 इंडिया हैड कोलिशन गवर्नमेंट। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यह है निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार। विश्व की प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो यह है हमारे देश भारत का। भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन की संख्या है? आंसर है 100। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो यह हो सकता है 6 माह। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं? तो इसको स्थगन कहते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में हुआ था। कब? 1882। संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थी? सही आंसर है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? आंसर है 6 माह। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है इनकी ऑफिशियल? तो यह है कोंकणी भाषा। ए ग्रांट फॉर एस्टिमेट एक्सपेंडिचर मेड बाय लोकसभा फॉर पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम बताइए। इनका नाम था हितिन कयाब। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो इसका नाम था LM सिंघवी समिति। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो देखिए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये सच नहीं है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया? तो यह है कन्नड़। किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है? तो देखिए, टायरोनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर है 22। UN कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारियों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यह है प्रतियोगिता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो यह है अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया? तो यह थी रामनंदन समिति। संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो इनकी संख्या है 11। कितनी है? 11। संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी अतिरेक की जांच के लिए कौन सी समीक्षा बैठाई गई? तो इसका नाम था न्यायिकी समीक्षा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक शुरू हो रहे हैं अब। पहला है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसको। देखिए, 19 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्काल 3 तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। अध्यादेश के तहत 3 तलाक का अपराध केवल तभी संज्ञा में लिया जाएगा जब महिला स्वयं या उसका संबंधी जो रक्त संबंध रखता है उसके साथ शिकायत दर्ज करता है। ठीक है, अब यहां पर स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला
विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस विधेयक ने फरवरी 2019 में प्रख्याति अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, फरवरी 2019 में मुस्लिम महिला द्वितीय अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया गया था। यह अध्यादेश पहले जारी हुआ था 19 सितंबर 2018 की तिथि से प्रभावी। विधेयक के अनुसार तलाक का अभिप्राय तलाक ए बिद्दत या तलाक के किसी अन्य समान रूप से है जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, ठीक है, जिसे पलटा नहीं जा सकता। विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा चाहे वे बोले गए हों या लिखित हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य व अवैध होगी। यह अधिनियम तत्काल तलाक कहने का संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करता है, ठीक है। पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसे जुर्माना भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आता है सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में 2.7 एकड़ विवादित भूमि को रामलला को बताया है। न्यायालय में निर्मोही अखाड़े की उस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर विवादित स्थान को मंदिर निर्माण के लिए देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फा बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का आदेश दिया। आगे जानते हैं इसके बारे में। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस SS बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल्ला नजीर थे। अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता का प्रयास विफल हो जाने के बाद संविधान पीठ ने इसे मामले में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई कर शुरू की थी। 16 अक्टूबर को न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आता है आपका मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। 27 जुलाई 2019 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधित प्रस्ताव करता है। अब यहां से स्मरणीय तथ्य देखिए। यह विधेयक निम्नलिखित प्रमुख उपबंध प्रावधानिक करता है। क्या करता है देखिए। यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया जाएगा, जिनमें 1 महिला होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट है, किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो को राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। ये 5वां पॉइंट है, विधेयक द्वारा आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान यहां पर किए गए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखिए क्या बतलाया गया। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया था, जिसमें अनेक बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन विधेयक CAB 2019 में 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। इसको राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था यहाँ पर, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नागरिकता संशोधन कानून द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्मावलंबियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में रहने एवं नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत इन समुदाय के कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है उन्हें नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। वे भारतीय नागरिकता हेतु सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे यदि वे 31 दिसंबर 2014 की तिथि तक भारत में प्रवेश कर लिया होगा। पहले यह समय 11 वर्ष रखा गया था, जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए मुस्लिम समुदाय को इस नागरिकता संबंधित कानून से बाहर रखा गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक आता है। अब धारा 370 यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है और 35A से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे अब। ठीक है, देखिए आर्टिकल 370 पहला पॉइंट क्या कहता है, भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा करता है, विशेष दर्जा प्रदान किया करता था। इसके प्रावधानों के तहत संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले, संचार आदि के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, आर्टिकल 370 के चलते जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान बाध्य नहीं था तथा राष्ट्रपति को राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 370 का ही परिणाम था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता यानी कि भारत कश्मीर होती है। भारत की संसद के पास जम्मू कश्मीर के बेहद सीमित क्षेत्र में ही कानून बनाने का अधिकार है। अब बात करेंगे आर्टिकल 35A की, क्या है ये, विवाद में क्यों रहा, चलो इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, यह आर्टिकल विभिन्न कारणों से विवाद का विषय रहा, क्योंकि इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति विशेष को विभिन्न अधिकार दिए जा सकते हैं अथवा समाप्त किए जा सकते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश से आर्टिकल 35A को 14 मई 1954 को संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकार रखते थे। ठीक है, क्या हुआ आप देखिए, 1954 के जिस आदेश से आर्टिकल 35A संविधान में जोड़ा गया था वह आदेश आर्टिकल 370 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। अब देखिए अब इनमें अंतर क्या हो गया है, अब क्या फर्क आया जी, एक नज़र में देखते हैं। देखिए पहले क्या था अब क्या है, तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब क्या हुआ, अब देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, अब क्या हो चुका है, अब वे केवल भारत के नागरिक होंगे। अगला पॉइंट देखिए, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने बेचने का हक था, लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर भूमि अथवा प्रॉपर्टी खरीद व बेच सकता है अब। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पर निवास करने की अनुमति नहीं थी। अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकता है। पहले RTI भी फाइनल नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब किसी भी सरकारी दफ्तर में RTI दायर की जा सकती है। विधानसभा का सत्र 6 वर्ष का था, अब विधानसभा 5 वर्ष चलेगी। जम्मू कश्मीर का अपना पृथक ध्वज था, लेकिन केवल तिरंगा ही फहराया जाएगा अब वहां पर। ठीक है, ये फर्क हुआ है। और भी अंतर है, देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अब क्या है, कोई अलग संविधान नहीं होगा तथा भारत का एकीकृत संविधान ही यहाँ लागू होगा। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन अब लद्दाख को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है।
पहले राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता था, लेकिन यह पद समाप्त करके उपराज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख यहां पर बना दिया गया है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर सभी हटाए गए और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 हटने से ही अनुच्छेद 35A भी हट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पेश किया गया। इस बिल के तहत जहां राज्य से धारा 370 की समाप्ति हो गया, वहीं जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विखंडित हो चुका है, ठीक है। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बन गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी यहां विधानसभा रहेगी। वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार धारा 370 तो पहले से ही अस्थायी व्यवस्था को 70 साल से तक खींचा गया। उन्होंने कहा कि इस संविधान के अनुच्छेद 370 के सिर्फ खंड 1 को छोड़कर अन्य खंड लागू नहीं होंगे यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में निजी निवेश के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे वहां का विकास संभव बढ़ेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निवेश में वृद्धि से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, राज्य में सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। अगला पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के अंतर्गत 2 संकल्प और 2 बिल प्रस्तुत किए गए। पहला देखिए, 370(1) के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए संविधान का अध्यादेश। दूसरा है संविधान 370(3) के अनुसार 370 को खत्म करने का संकल्प। तीसरा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए विधेयक। और चौथा है, जम्मू कश्मीर में EWS के लिए 10% आरक्षण का बिल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान दे दी गई है, ठीक है। इस मंजूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इससे पूर्व लोकसभा और राज्यसभा में पारित राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के आधार पर इन क्षेत्रों में विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश बन जाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के लिए नए उदाहरण हो गए हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।